भैया बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए मॉडल प्रश्न पत्र हल करना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस क्लास में हम आप लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत मॉडल प्रश्न पत्र जो है सॉल्व करना सिखाएंगे। अभी तक टोटल मैंने आप लोगों को 5 मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिए हैं 2023 के। आज हम जो है सेट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपने पहले के सेट नहीं सॉल्व किए तो सॉल्व कर लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेट नंबर 6। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने 5 सेट अभी तक क्लासें की हैं उनको देखना ये क्लास बहुत आसान लगेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न तो अब रिपीट होंगे ना। 7 सेट हल करने का मतलब आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें कई सारे क्वेश्चन इन्हीं 7 सेटों से होंगे। ठीक है, तब आपको लगेगा कि हमने जो बताया आप लोगों को वही आया। ठीक है, अब इसीलिए बता रहा हूँ मॉडल प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना, तो पहले का पार्ट है, यदि समुच्चय n में एक समुच्चय है n मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, उसमें एक संबंध परिभाषित है। हमारा संबंध कुछ इस तरीके से, ये 1 का पार्ट है। एक रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि a, b ये 2 अवयव हैं जो कि नेचुरल सेट से लिए गए, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से लिए गए हैं। और इन दोनों में क्या है आपका, देखिए a, b सच दैट a बराबर आपको दिया गया b-2। इनके कहने का मतलब, इस रिलेशन का मतलब ये है कि जो हमारा क्रमित युग्म होगा उसमें जो a का मान होगा वो b से 2 कम होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 2,4 दिया गया, 3,8, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये भी है कि जो b का मान है वो 6 से बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो क्रमित युग्म होना चाहिए b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, इनमें 7, 8, 9 इस तरीके से होना चाहिए। तो जो 4 ऑप्शन दिए 2,4, 3,8, 6,8 और 8,7, इसमें जो बी वाला देखिए, तो पहले ऑप्शन में 2,4 तो ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो 6 से छोटा है और 4 बी के स्थान पर, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, पहले ही आपको कंडीशन दे दी गई, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 3,8 पर आ जाएंगे, तो 3,8 अगर ए का मान 3 लेंगे, ए का मान चलिए यहाँ पर 3 लेंगे तो क्या बी का मान 8 आएगा? कभी नहीं आएगा। या बी का मान 8 लेंगे तो क्या ए का मान 3 आएगा? नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। 6,8 की बात करें, ए के स्थान पर 6 रख दें अगर, तो बी का मान कितना आएगा? देखिए ए के स्थान पर 6,8 की बात हुई ना, ए के स्थान पर अगर 6 रख दें तो बी के स्थान पर कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जो आपका 6,8 होगा ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कारण इसका देखिए बी का मान 6 से अधिक है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यही क्रमित युग्म आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझे कि नहीं आ जाएगा? आगे बढ़ते हैं खा पार्ट की ओर। ठीक है, ये पहले का था, पहले के खा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लिखा है माना x एक समुच्चय दिया गया है, x एक समुच्चय दिया गया है, a, b, इसमें c 3 अवयव दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है y एक समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव आपको दिए गए हैं 1, 2। आई बात समझने? तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। देखिए इसमें सवाल जो पूछा गया वो x से y में फलनों की संख्या, x से y में फलनों की संख्या का सूत्र अलग होता है, संबंधों की संख्या का सूत्र अलग होता है। फलनों की संख्या, अगर फलनों की संख्या पूछी जाएगी, ठीक है, तो x से y में पूछी गई है, जो लास्ट में है उसमें पहले अवयव देखिए 2 हैं, तो यहाँ पर लिखिए 2। ठीक है, फिर x से y में पूछी गई, किससे पूछी गई, उसमें अवयव देखिए 3, तो 2 की पावर 3 कर दीजिए। इस तरीके से फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अगर संबंधों की संख्या कहते तो 2 की पावर, इनमें जो नंबर हैं, मतलब नंबर कितने अवयव हैं? 3, इसमें जो अवयव हैं 3, इस तरीके से 2 की पावर 6 जो आता वो x से y में संबंधों की संख्या होती। याद रखिएगा ये 2 प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। एक समुच्चय x से y में संबंधों की संख्या, तो 2 की पावर समुच्चय a में जितने एलिमेंट है वो समुच्चय b में जितने एलिमेंट है उनकी संख्या का मल्टीप्लाई कर देना, तो संबंधों की संख्या आ जाएगी। और फलनों की संख्या पूछी जाएगी तो देखना पहले किससे किस में पूछा जा रहा है। जैसे x से y में पूछा जा रहा है तो y में कितने अवयव? 2। ठीक है, 2 की पावर x में कितने हैं? जितने हैं कर दीजिए। इस तरीके से फलनों की संख्या आ जाएगी। गलती नहीं कीजिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है लेकिन भूलने के चांसेस बहुत होते हैं, तो अपने कॉपी पर इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पहले का होगा हमारा गा पार्ट। ठीक है,
पहले का कौन सा पार्ट होगा, तो आप कहोगे गा पार्ट। गा पार्ट में कहा जा रहा है समान कोटि के दो दिए गए आव्यूहों ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। मैंने आपको आव्यूह की प्रॉपर्टी बताई थी कि जो ए बी का होल डैश होता है, ए बी का होल डैश होता है वो बी डैश ए डैश होता है। आव्यूह का परिवर्त जब मैंने आपको सिखाया तो वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को मैंने बताया है। अगर आप 1 शॉर्ट क्लासेस कर लेते हैं सभी चैप्टर की जो मैंने आपको प्रोवाइड की, साथ ही में आप ये मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी समय है, आप जो है धैर्य के साथ इन चीज़ों को सॉल्व कर डालिए। एग्जाम में आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई, जितने भी प्रश्न पत्र में यहाँ प्रश्न आपको सॉल्व करा रहे हैं, ये सारे प्रश्न एक बार मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। आप बस जरूरी है कि आप अगर नहीं सॉल्व किए तो सॉल्व जरूर कर डालो। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, घा पार्ट में देखिए क्या बोला गया है। घा पार्ट में बोला गया कि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये तो आप सभी लोग जानते हो क्या होता है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के क्या होता है, लंबवत, ठीक। अगर कोण थीटा हो तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। अच्छा, अब पहले के अंगा पार्ट की ओर आ जाएं। तो मैंने आप लोगों को ये भी आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। मैंने कहा था आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है। आंशिक भिन्नों के समाकलन का सूत्र है 1/a² माइनस x²। देखिएगा समाकलन 1/ क्या दिया गया है, x² माइनस a² dx। इसका समाकलन सभी लोगों को आना चाहिए। इसका समाकलन क्या होता है, 1/2a, ध्यान दीजिएगा 1/2a, और गलती नहीं कीजिएगा। एक होता है 1/a² माइनस x² dx, और एक होता है 1/x² माइनस a² dx, ठीक है। अगर आप गलती कर दिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब x² माइनस a² होगा तो इसका समाकलन भी आपका 1/2a से ही स्टार्ट होता है, फिर लॉग। अंतर इतना होता है कि जब x² माइनस a² होता है तो ये आपका होता है मॉड x माइनस a अपान में x प्लस a, ठीक। और जब a माइनस x होता है तो ये आपका हो जाता है a प्लस x अपान में a माइनस x। बस गलती नहीं कीजिएगा, दोनों सूत्र आपको आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे अगर हम बात करें तो दूसरे का पार्ट देखते हैं। दूसरे के पार्ट में क्या दिया गया है, सारे 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न आज की इसी क्लास में आपको हम सॉल्व कराएंगे। आप सभी को पता है कि जो मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व कराते हैं उसके लगभग टोटल 3 क्लासें देते हैं और वो मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाता है। तो दूसरे का पार्ट दिया गया है कि सेक इनवर्स। इस क्वेश्चन को भी मैंने महामैराथन क्लास में आपको पढ़ाया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की महातांडव क्लास में। हमने कहा था कि यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका मुख्य मान निकालना है, ठीक है। मतलब -√2 सेक कितनी की वैल्यू होती है, क्योंकि सेक इनवर्स है ना तो सेक वाली ही निकालेंगे। सेक π/4 यानी सेक 45 की वैल्यू होती। और मैंने आपको ये भी बताया था कि माइनस सेक थीटा जो होता है वो सेक पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा के स्थान पर कितना है, π/4, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है। तो माइनस सेक थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक, ठीक। इसे देखिए 4π माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा 3π/4। सेक इनवर्स सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। थीटा के स्थान पर 3π/4 है और ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, जो कि सेक की रेंज के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, इस तरीके से ये दूसरे का पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे के पार्ट की ओर बिना समय को लॉस किए हुए। दूसरे का पार्ट देखिए क्या बोलता है भाई। हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको बताएंगे जो आपके लायक है। तो मॉडल प्रश्न पत्र अगर अपने मन से सॉल्व करते हो और क्लास देखते हो तो आपको देखिए दोगुना लाभ मिलेगा क्लास से, ठीक है। पहले क्लास को देखिए मैं कितनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तो बहुत कम समय में मॉडल प्रश्न पत्र आपका सॉल्व हम कराएंगे, क्योंकि 5 सेट सॉल्व हो चुके हैं, तो मतलब भर का आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे के पार्ट की ओर। तो दूसरे का पार्ट भैया क्या बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आव्यूह का है। दोनों समीकरणों को क्या करना है, एक बार जोड़ लेना। एक बार ये क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। x + y बराबर एक आव्यूह दिया गया, x - y बराबर एक आव्यूह दिया गया, दोनों को जोड़िए, y कैंसिल, 2x बराबर आव्यूहों को जोड़ लीजिए, x बराबर 2 पक्षांतर कर दीजिए, x का मान आ जाएगा, x का मान किसी भी समीकरण में रख देना, y का मान आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं गा पार्ट। गा पार्ट देखिए सारणिक का क्वेश्चन है, और सारणिक का जो प्रसार वाले क्वेश्चन है, मतलब जो प्रॉपर्टी वाले हैं, गुणधर्म वाले, वो आपके सिलेबस में बचे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सारणिक को हम त्रिभुज वाले चिन्ह से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर दिया गया 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21। हालांकि ये प्रश्न हमने देखा है। इसमें करना क्या है, देखिए आप किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, चाहे वैसे आंसर निकाल लीजिए, और चाहे तो जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 की वैल्यू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से निकाल लीजिए, मतलब ये आप क्या कीजिए यहाँ पर रिडक्शन लगा दीजिए, और जो कॉलम 2 की वैल्यू निकाल लीजिए वो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दीजिए। मतलब हमारा कहने का ये मतलब है, दो कॉलम सेम कर लीजिए। जो पहला कॉलम है इसकी वैल्यू निकालेंगे इस कॉलम से इस कॉलम को घटा करके, तो 14 से 13 जाएगा 1 बचेगा, 17 से 16 जाएगा 1 बचेगा, 20 से 19 जाएगा 1 बचेगा। और कॉलम 2 की वैल्यू जब आप निकालिएगा तो कॉलम 3 से कॉलम 2 को घटा के निकालिएगा। 15 से 14 जाएगा 1, 18 से 17 जाएगा 1, और 21 से 20 जाएगा 1, और यहाँ आपका वही रहेगा। ठीक, अब आप कहोगे चूंकि जो C1 और C2 जब दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं, देखो प्रॉपर्टी लगी कि नहीं, तो सारणिक का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा था, लेकिन मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए भाई। ठीक है, हमने देखा है कि ये आपका शायद सीरीज वगैरह में है, इसलिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं घा पाठ की ओर। अब देखिए घा पाठ में क्या बोला जा रहा है। घा पार्ट में ये बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू आपको दिया गया लॉग ई बेस यानी लॉग tan x दिया गया है। ठीक, इन्होंने कहा d/dx का मान ज्ञात कीजिए, है ना, जबकि x बराबर π/4 है। ठीक है, x बराबर π/4 पर आपको क्या करना है, इसका d/dx का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस समीकरण का एक बार अवकलन कर देंगे, हमको d/dx पता चल जाएगा। एक बार अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। अब आप बताइए log tan x है, log x का अवकलन कितना होता है 1/x, x के स्थान पर कितना tan x, तो log tan x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/tan x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x के स्थान पर tan x है, तो हम tan x का अगेन करेंगे। तो इस तरीके से dy/dx बराबर आपको मिल जाएगा 1/tan x, है ना। और tan x का अवकलन कितना होता है, आप कहेंगे sec² x होता है। अब आपको जो d/dx की वैल्यू निकालनी थी वो x बराबर π/4 पर निकालनी थी, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, x के स्थान पर भैया π/4 रख देंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर sec² है और x के स्थान पर रख देंगे π/4। अब आप बताइए 1/tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sec² π/4 मतलब sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे √2, इसका स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, अंगा पार्ट। ठीक है, अंगा पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। जो दिया गया है उसको सबसे पहले आप i बराबर मान लीजिए, इंटीग्रेशन करना है a⁴x और e⁴x dx का। आप सभी लोगों को पता है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड फलन मांगते हैं और बाकी फलन को फर्स्ट मानते हैं। क्यों, क्योंकि आइलेट के सूत्र में, जो आइलेट वाला सूत्र होता है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है, जो बाद में पढ़ता है उसको सेकंड फंक्शन, और जो पहले पढ़ता है उसको फर्स्ट फंक्शन मान करके खंडशः समाकलन करना है बस। तो यहाँ पर जब हम खंडशः समाकलन करेंगे तो देखिए i बराबर हमें क्या मिलेगा, a⁴x छूटेगा, फिर सेकंड फलन यानी e⁴x का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत हम अवकलन करेंगे a⁴x का, इनटू में समाकलन करेंगे e⁴x का, और जो आएगा उसका अगेन समाकलन करेंगे। यही तो भैया खंडशः समाकलन का सूत्र होता है। आपको दिखा देते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये i = आपका हो जाएगा a⁴x, e⁴x का समाकलन e⁴x होगा, माइनस a⁴x का अवकलन यहाँ पर अंदर करेंगे तो a⁴x log e बेस a होगा कि नहीं होगा। a⁴x का अवकलन यही तो होता है। फिर e⁴x का समाकलन करेंगे e⁴x होगा, और ये हो जाएगा dx। i बराबर a⁴x e⁴x, यहाँ से देखिए अचर पद हमारा बाहर आ जाएगा log e बेस a, और समाकलन के अंदर बचेगा a⁴x e⁴x dx। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपने i बराबर इसको माना था, समाकलन ऑफ a⁴x e⁴x dx को आपने समीकरण 1 माना था जो कि i के बराबर था, तो क्या इसके स्थान पर i लिखा जा सकता है? आप कहोगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। i = हो जाएगा a⁴x e⁴x माइनस log e बेस a, और इनटू में i हो जाएगा। अब वही पुराना काम i वाले एक तरफ कर लेते हैं, उसके बाद i का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास बेहतरीन रूप से समझ में आ रही होगी। क्लास को सभी विद्यार्थी भाई लाइक जरूर कर दें। देखिए i वाला इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा log e बेस a i
बराबर उधर कितना हो जाएगा a की पावर x e की पावर x, बताइए हो जाएगा। अब इन दोनों में i कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस लॉग e बेस a बराबर a की पावर x और ये e की पावर x हो जाएगा। अच्छा i का मान निकालेंगे तो i का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर x e की पावर x अपान में, इसको बट्टे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग e बेस a। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये 2 के सारे पार्ट होते हैं, अब बढ़ते हैं तीसरे के का पार्ट की ओर। तो तीसरे के का पार्ट में दिया गया यदि x इक्वल टू साइन वाई, अवकलन की जब मैंने आपको महातांडव क्लास दी है तब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि इसमें ट्रिक है, स्टेप आप भूल गए तो नहीं सिद्ध कर पाओगे। तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है बराबर x डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़ सिद्ध करना है। अगर आपको ऊपर दिया गया है x बराबर साइन वाई, मैंने कहा था इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले x बराबर साइन वाई दिया गया है तो यहाँ से आप y बराबर निकाल सकते हो साइन इनवर्स x बराबर साइन वाई लिखो या y बराबर साइन इधर ले आओ साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आप इस समीकरण का x के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलन, x के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, आई बात समझ में। अच्छा x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप बताइए होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे कि इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाए, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ कितना बचेगा 1। अच्छा ये बताइए बट्टे में इसके गुणे में ले जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी जो चीज़ प्रूव करना वो आएगी। तो इसको मानेंगे फर्स्ट और डी बाई डी एक्स को मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट हमारा छूटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस लगाएंगे, सेकंड हमारा डी वाई बाई डी एक्स छूटेगा और सेकंड फलन का अवकलन करेंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन सभी विद्यार्थी जानते हो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ये मानो कि ये रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप कहोगे 1 अपान 2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है। लेकिन x के स्थान पर है कितना, तो आप कहोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन होगा तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, सिंपल है। अच्छा इधर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हो गया प्लस का डी वाई बाई डी एक्स और ध्यान दीजिएगा गुणे में आपका 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। इसको ले सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर। अच्छा ये माइनस का है, देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला पद उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज़ बताओ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में है कितना, तो आप कहोगे डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर है बराबर, इधर आपका केवल बचा एक एक्स और बचा डी बाई डी एक्स। और यही चीज़ प्रश्न में तो आपको लानी थी, यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी, तो आपकी ये चीज़ हो चुकी है प्रूफ। बताइए सभी विद्यार्थियों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एग्जाम आपका नज़दीक है तो हम आपका समय किसी भी प्रकार की बात में लॉस नहीं करना चाहते हैं, ओनली और ओनली आपको क्वेश्चन पर ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आप देख लिए, अगर अभी लाइव चैट करने लगे तो हो सकता है हमको 1 घंटा लग जाए, बस केवल पैदा हो जाएगा नाम कि हमने 1 घंटे की क्लास ली, लेकिन अगर बात करें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तो कुछ भी नहीं सॉल्व हुई। इसीलिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चैट में मजा करते हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमारे समझ से चैटिंग पर ना ध्यान दे करके केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ये तीसरे का पार्ट था और तीसरे के खा पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना।
बढ़िया। चलिए तीसरे के खा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 सदिश राशियां हैं और ये यहाँ पर देखिए सदिश नहीं है, ये मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब ये होता है किसी भी वेक्टर का मान निकालेंगे 1, ठीक है, वेक्टर बी का मान निकालेंगे 1, वेक्टर सी का मान निकालेंगे, सबका मान 1 आएगा। ये मात्रक सदिश है। यहाँ पर क्वेश्चन में त्रुटि है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सदिश नहीं है, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब जिस सदिश का परिमाण 1 हो, सीधी सी बात, मात्रक का मतलब 1। और यहाँ पर ये दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। हालांकि ये क्वेश्चन लॉन्ग है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में दे दिया गया है, तो हम करके तो आपको बताएंगे ही। सबसे पहले इस सदिश, ये जो आपको समीकरण दी गई, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो दोनों पक्षों का क्या कर सकते हो, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखोगे वेक्टर ए से अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणन करने पर दोनों पक्षों का करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अच्छा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, प्लस वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का मल्टीप्लाई सी से हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा बराबर 0। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए डॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। हमने बताया मात्रक सदिश है, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 उधर लेकर चले जाएंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसका मान 1 रखेंगे, उधर ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आई बात समझ में? इसी तरीके से, ठीक है, अब क्या करेंगे 9। अब इसमें हम वेक्टर बी से अदिश गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अदिश गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमने कहा ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का था, लेकिन यहाँ 2 नंबर में आ गया है, तो अब क्या करें भाई, बताना तो पड़ेगा, छोड़ के तो जा नहीं सकते। क्यों छोड़ के तो जाया नहीं जा सकता भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, जब हम वेक्टर बी से क्या करेंगे, वेक्टर बी से हम अदिश गुणा करेंगे। तो आप ही सोचिए, थोड़ा सा डायरेक्ट काम करेंगे। वेक्टर बी से जब ए का करेंगे तो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी का वेक्टर बी से करेंगे तो ये वेक्टर बी माड का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर बी का सी से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और उधर कितना हो जाएगा 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है ना, इसका मान 1 हो जाएगा। हमने कहा ना कि ये का मात्रक सदिश है, उसको उधर लेकर जाएंगे, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इस 1 को उधर ले जाएंगे, -1, ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। तथा वेक्टर सी से अदिश गुणा करने पर, ये काम आपको 3 बार करना है, तब जो मान निकालना वो निकलेगा। जब वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए इसी समीकरण में, तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर सी का बी के साथ करोगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ करोगे वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, इसको उधर ले जाएंगे, इसका मान हमने कहा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 उधर जाएगा, -1। ये समीकरण हो गई 3, ठीक है। ये समीकरण 3, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब तीनों समीकरणों को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो अब आप हल्का सा दिमाग लगाओ, यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। आप सभी लोगों को पता है 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जा सकता है। ए बी यहाँ पर, ए बी यहाँ पर, 2ab हो गया, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर? अच्छा, बी सी यहाँ पर है और बी सी यहाँ पर भी, देखिए बी और सी आगे पीछे लिखा है, तो 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो गया, और सी भी हो जाएगा 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। और RHS वालों को जब जोड़ेंगे तो -1 -1 -1 माइनस का 3 हो जाएगा। इन सब में 2 कॉमन ले लेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए
बराबर -3। हमको मान निकालना था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर आ जाएगा -3/2। ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर में भी आता है। अभी 2 नंबर में आ गया तो भैया सॉल्व करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये सदिश बीजगणित का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पुराने ज़माने का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिएगा। जब हम लोग 2016 में इंटर पास किए थे, हालांकि मेरे मैथ में नंबर भी ज़्यादा आए, सभी को पता है, तब हम लोग इस क्वेश्चन पर बहुत ध्यान दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता था, अभी भी रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहा गया है कि R1 और R2 समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R1, ठीक है, इंटरसेक्शन R2 में ए में भी एक तुल्यता संबंध। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए गा पार्ट, जैसे हम एक समुच्चय ले लिए, एक समुच्चय में एलिमेंट ले लिए A, B, C, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। अब इस पर एक रिलेशन हमने मान लिया कि एक रिलेशन दिया गया है, वो एक तुल्यता संबंध होना चाहिए। मतलब ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, सी से संबंधित है। ऐसा इसलिए मानना पड़ेगा, तुल्यता का मतलब उसमें सतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। तो ए से संबंधित होगा, बी से संबंधित होगा, सी से संबंधित होगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होगा, तभी तो एक तुल्यता संबंध होगा। तो इस तरीके से ये एक तुल्यता संबंध हो गया। इसी तरीके से R2 भी बराबर इतना ही मान लेंगे, ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, सी से संबंधित है, ठीक, तब ये भी आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो R1 और R2 क्या हो जाएंगे, इस समुच्चय में तुल्यता संबंध हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम क्या निकालेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 का मान निकालेंगे, तो आएगा इतना ही, A, और B, और C, आएगा कि नहीं। अब आप एक चीज़ बताओ, R1 जब तुल्यता संबंध है समुच्चय में, R2 तुल्यता संबंध है समुच्चय ए में, और वही चीज़ है और इसका इंटरसेक्शन निकला तब भी वही आया, तो क्या इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते हैं, कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध है किसमें, समुच्चय ए में। क्यों, क्योंकि भैया हमने जब R1 यहाँ पर एक रिलेशन लिया इस समुच्चय पर, तो ये स्वतुल्य तो है, ये स्वतुल्य का मतलब प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए, सममित भी है, ए बी से संबंधित तो बी ए से संबंधित है, ठीक है, और संक्रामक भी है, ये संक्रामक भी है, ठीक है। तो ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, मतलब तुल्यता है। इसका इंटरसेक्शन निकाला तब भी वही चीज़ आया, तो वो भी क्या होगा, जब वही चीज़ आया तो यही चीज़ तो भी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक थी, तो ये भी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होगी, मतलब ये भी एक क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आप इसको अगर बहुत ज़्यादा विस्तार करके लिखना चाहते हो तो दिखाओ कि 1 से ए से संबंधित, बी से संबंधित, सी से संबंधित है, इसलिए स्वतुल्य है। फिर दिखाओ ए से संबंधित है तो ए से संबंधित है, सम्मित है, ए से संबंधित, बी से संबंधित है, सी से संबंधित, इसलिए संक्रामक भी। संक्रामक में क्या होता है, या तो अगर ए बी से संबंधित, बी सी से संबंधित, तो ए सी से संबंधित होना चाहिए, और अगर नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, तब भी संक्रामक है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी आता है। इस संबंध को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, यानी तुल्यता संबंध कहेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है घा पार्ट, वो आपका स्पर्श रेखा अभिलंब का है, उसे बिल्कुल भी नहीं यहाँ टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के का पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के का पार्ट की ओर 1 नंबर और 2 नंबर वाले सारे प्रश्न अभी के भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो का पार्ट है, ए और बी 2 ऐसी अपवर्जी घटनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है, ये चौथे का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है 1/2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान दिया गया 3/2, यही दिया है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 दिया गया है, 3/5। कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, बी का मान दिया गया, पी दिया गया है, ठीक है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए, तो पी का मान ज्ञात करना है यदि ए और बी 2 अपवर्जी घटनाएं। आपको हम बताते हैं, जब ए और बी 2 अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 0 होता है। और जब ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी दोनों
कि प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपवर्जी की कंडीशन, ये स्वतंत्र की कंडीशन। यहाँ पर ये बात कही गई कि ये प्रोबेबिलिटी, ये दोनों घटनाएं क्या अपवर्जी हैं, तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है तो आप कहोगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है तो आप कहोगे पी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2, 3/5 को इधर लाएंगे, -3/5 प्लस पी, है ना, बराबर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे में 5 दूनी 10 प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा 5 से 6 जाएगा -1/10 प्लस पी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लिखोगे चूंकि ए व बी क्या है अपवर्जी घटनाएं। क्या भैया? अपवर्जी घटनाएं। और जब दो घटनाएं अपवर्जी होती हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अब यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1/10, है ना, और प्लस कितना है तो आप कहोगे p है प्लस का p, और बराबर इसका वैल्यू कितना रखेंगे भैया? 0 रखेंगे। तो p बराबर -1/10 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 1/10 हो जाएगा। आपको p का मान ही निकालने के लिए बोला गया था। अगर ये कहते स्वतंत्र हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई दिखाते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो p का मान निकाल लेते तो कोई दूसरा आता। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के खा पार्ट की ओर। अच्छा खा पार्ट मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराया है। समाकलन हमें करना है यहाँ पर -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर कितना है आपका x dx। मैंने आप लोगों को निश्चित समाकलन की जब महामैराथन क्लास दी है तो उसमें आपको मैंने कहा है कि ये आपका एक समफलन है। समफलन होने की कंडीशन में क्या होता है कि लिमिट -a से a f(x) dx ये एक प्रगुण होता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 लिमिट 0 to a, है ना, और f(x) dx के बराबर होती है। ये समफलन कैसे चेक करते हैं? हम x के स्थान पर -x पुट करेंगे। अगर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि f माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है अगर f(x) के बराबर होती है तो f(x) एक क्या होता है? समफलन होता है। क्या होता है? समफलन होता है। तो तुम चाहे रख के देख लो, साइन स्क्वायर -x बराबर निकालोगे तो साइन स्क्वायर x ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर x के स्थान पर माइनस रखोगे तो ये हो जाएगा -sin x, ठीक है, और स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर -x की वैल्यू साइन स्क्वायर x आएगी। मतलब ये कंडीशन आएगी। ये कंडीशन होने पर क्या होता है कि f(x) एक समफलन होता है और इस स्थिति में इसकी वैल्यू जो होती है वो इसके बराबर होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको निश्चित समाकलन वाली क्लास में कराया भी है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार करा चुके हैं ये क्वेश्चन हम। अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2 लिमिट 0 to a के स्थान पर कितना है आप कहोगे π/2, और ये आपका साइन स्क्वायर x है, इसके स्थान पर वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x अपान में 2 dx। साइन स्क्वायर x की वैल्यू आप निकालना जानते हो ना, सूत्र लगाओगे cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, 2 इधर बट्टी में आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 इस 2 को बाहर कर लेंगे और 0 to π/2 और ये 1 माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? cos 2x का समाकलन करेंगे तो sin 2x बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लिमिट 0 to कितनी है? π/2। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x के स्थान पर तो π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन, इसमें भी क्या करेंगे x के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 आ जाएगा, माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आ जाएगा। देखो x के स्थान पर π/2 पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला तो 2 रहेगा आपका, गलती हुई भाई, ये आपका गलती हुई भाई, ये आपका 1/2 आपका बाहर होगा पहले,
आप साइन 2x में अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये साइन पाई होगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 होगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा पाई/2 माइनस 1/2। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस 0, अर्थात इसे सॉल्व करने पर केवल पाई/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल और केवल कितना आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो तुम्हारी किताब में क्वेश्चन है वो -पाई/4 से पाई/4 प्लस का है, लेकिन इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि -पाई/2 से पाई/2 के बीच की वैल्यू बताइए। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो यही आपका आंसर होगा। समझ गए कि आप कहो कि आंसर गलत है, दुनियादारी आप लोग तुरंत बताने लगते हो क्यों। चलिए भाई, पाई/2 ही आपका आंसर भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। तो देखिए न्यूनतमीकरण, मैंने आपको रैखिक प्रोग्रामन की समस्या हजारों बार सॉल्व करना बताया, और जो घा पार्ट है, घा पार्ट में दिया गया है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान है। अंतराल ज्ञात करना मैंने अच्छे से बताया, एक बार अवकलन करो, f' बराबर 0 दिखाओ और आप संख्या रेखा पर दिखा करके अंतराल बताओ जिसमें आपका फलन जो है वर्धमान है। मतलब f' की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, किस अंतराल में, उस अंतराल का मान बताना है। मैंने आपको ये अवकलज के अनुप्रयोग वाली भी क्लास दी है, उसमें भी कराया है, और कई बार प्रीवियस ईयर मैंने आपको जो सेट सॉल्व कराया उसमें भी ये क्वेश्चन मिला है। तो अब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो आप कम से कम करके दिखाइए मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।